हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करेंगे हम गाउट के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि यानी प्यूरिन में कैटाबॉलिज्म देखा था आपने, यूरिक एसिड बढ़ा था। यूरिक एसिड में कोई भी प्यूरिन होगा आपका, है ना, कोई भी प्यूरिन होगा आपका, वो आपका किस प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड वगैरह कोई भी होगा, वो आपका पूरा कैटाबोलाइज हो गया, क्या बन रहा है एट द एंड ऑफ द डे, यूरिक एसिड, है ना। अब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो बोलेंगे हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया क्या है? जब आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया। नॉर्मल वैल्यू बताइए, नॉर्मल वैल्यू याद है आपको? ये इस क्लास में देखो 3 से 7 की आती है मेल में, और 2 to 5 किस में रहती है? फीमेल में। तो अगर ये 7 से ज़्यादा मेल में या फिर 6 से ज़्यादा हो गई फीमेल में, तो हम बोलेंगे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो हम बोलेंगे हाइपर यूरिसीमिया। तो वहाँ पे हमें एक दिक्कत दिखती है, उसे बोलते हैं गाउट। तो वो हम पढ़ेंगे अब, ठीक है ना, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। मैं गाउट के अलावा और कोई क्लिनिकल नहीं इसमें डालूंगा, ऐसे 1-2 क्लिनिकल और होते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आपकी एक वीडियो प्रॉपर गाउट के ऊपर बनी रहे, ठीक है। इसमें मैं बाकी चीज़ें ऐड नहीं करूंगा। अब होता क्या है, यूरिक एसिड जो है बहुत बढ़ गया है, और ये होता क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल, है ना। तो क्या होगा, इसके यूरेट क्रिस्टल बन जाएंगे और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे हमारे साइनोवियल फ्लूइड, है ना, जॉइंट होते हैं, तो वहाँ पे वो आपका एक्यूमुलेट होंगे, वो इन्फ्लामेशन करेंगे, फिर आर्थराइटिस वगैरह करेंगे। अब ध्यान रखना, यूरेट क्रिस्टल कौन से होंगे? मोनोसोडियम वाले, मोनोसोडियम वाले। अगर यहाँ पे मिले बाई चांस कैल्शियम पायरोफॉस्फेट वाले, तो वो फॉल्स गाउट होता है, ठीक है ना। कौन से वाले यूरेट क्रिस्टल होंगे? मोनोसोडियम वाले, मोनोसोडियम वाले। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट वाले नहीं, वो एक फॉल्स गाउट होता है। गाउट के लिए कौन सा वाले क्रिस्टल है? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल है, ठीक है। अब हुआ क्या, यूरिक एसिड वाटर इंसॉल्युबल है, तो वो क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ यूरेट क्रिस्टल में, और वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए कहाँ पे? साइनोवियल फ्लूइड वगैरह में, ठीक है। और हमारे जो हमारे शरीर से दूर वाले पार्ट होंगे, डिस्टल पार्ट ऑफ फुट वगैरह में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, कूलर एरियाज। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपसे? कूलर एरियाज में क्या होता है ना, डिपॉजिट क्यों होते हैं आपके यूरेट क्रिस्टल? आपके दिन में क्वेश्चन आएगा कि कूलर एरियाज में क्यों डिपॉजिट होते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है, बिकॉज कूलर एरियाज में ना सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है। जैसे आपने एक ठंडा पानी लिया, एक गर्म पानी लिया, आपने ठंडे पानी में कुछ मिलाया, गर्म पानी में कुछ मिलाया, तो जल्दी चीज़ें कहाँ घुल जाएंगी? आप बोलो गर्म पानी में जल्दी चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक है। तो ठीक है, बट कूलर एरियाज में क्या होगा, वहाँ पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि जो आपके यूरेट क्रिस्टल है वो डिस्टल पार्ट में, मतलब कि आप देखोगे कि आपको जो ग्रेट टो होता है, पहला ग्रेट टो पैर का, है ना, मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, वहां पे आपको साइनोवियल फ्लूइड में क्या मिलेगा? यूरेट क्रिस्टल मिलेंगे। इतना दूर क्यों? बिकॉज वो थोड़ा सा क्या रहेगा, कूलर एरियाज रहेंगे, है ना, बॉडी की ओवरऑल कंपैरिजन में वो थोड़ा सा क्या रहेगा, कूलर एरियाज। तो वहाँ पे डिपॉजिट होना, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और कम हो जाती है यूरेट क्रिस्टल्स की, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जगह मिल सकते हैं आपके नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, ठीक है। बट 90% केसेज में गाउट में आपका ग्रेट टो इन्वॉल्व होता है, पहले ग्रेट टो इन्वॉल्व होता है, फिर वो आगे फैलता है, वो बात ठीक है, बट ग्रेट टो इन्वॉल्व है, ठीक है ना। आपको दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा सूजन आ रखी है, दर्द हो रहा है ना, और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। और तो आप बोलोगे इट मे बी अ गाउट। अब इसके आगे इन्वेस्टिगेशन हमें करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो सिम्टम वही है कि यहाँ पे आपके क्या होंगे, क्रिस्टल इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सूजन आ जाएगी, और आपका बहुत खतरनाक पेन होगा, है ना, एक्सक्रूएटिव पेन। और ध्यान रखना ना, सोने के बाद जब उठेंगे ज़्यादा पेन होगा, आफ्टर स्लीपिंग, है ना, वो पेन बढ़ जाएगा, वो पेन ज़्यादा दर्द करेगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, मेरी बात समझना। जब हम सो के उठते, सोने के टाइम पे क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेशन है, जो हम ब्रीथिंग कर रहे हैं वो कम होती है ना। जब हम सो रहे होते हैं तो ब्रीथिंग कम कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी कम CO2 बाहर निकाल रही होती है ना। अब बॉडी के अंदर CO2 बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगी CO2, क्योंकि हम जब सो रहे थे तो हमारी ब्रीथिंग रेट थोड़ी धीरे थी। तो उससे क्या हुआ, CO2 कम बाहर निकली, तो बॉडी के अंदर CO2 बढ़ गई, यानी कि pH कम हो गया, है ना, pH कम हो गया। तो आपका ये pH कम वाला फैक्टर भी होता है कहीं ना कहीं, क्या आपका ये कहीं ना कहीं जो भी आपका यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ फुट में, है ना, इकट्ठा ठंडा वाला कूलर एरिया और कम pH, ये 2 कंडीशन चाहिए होती हैं। और उनमें से एक क्या मिलती है हमें, जब हम सो के उठते हैं, मतलब हम जब सो रहे होते हैं तो ब्रीथिंग कम होती है, तो CO2 कम निकलती है, तो CO2 की मात्रा हमारी जब हम सुबह उठते हैं लेवल बड़ा मिलता है, तो उस वजह से pH कम होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो वो भी एक रीज़न होता है छोटा सा। और आपका क्या है, पोडेग्रा गाउट, यानी कि अब सिंपल सा ग्रेट टो इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या इन्वॉल्व है? ग्रेट टो,
ठीक है ना, और रीनल स्टोन भी मिलेंगे आपको। कैसे, चलो देखते हैं एक बार। तो मैंने क्या बोला, जब आपका 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में या फिर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल से ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा सीरम के अंदर, तो क्या बोलेंगे हम उसको, गाउट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट क्या बनाएगा, यूरेट क्रिस्टल वगैरह, जो कि क्रोनिक कंडीशन में टोफाई बना लेंगे, है ना, वही यूरेट क्रिस्टल क्रोनिक कंडीशन में टोफाई बना लेंगे और वही इन्फ्लामेशन करेंगे, दर्द करेंगे, आर्थराइटिस वगैरह होगी उन जॉइंट्स वगैरह में, ठीक है। और वो यूरेट क्रिस्टल आपके डिपॉजिट होंगे रीनल ट्यूब्यूल्स में और रीनल स्टोन भी करेंगे, है ना, रीनल स्टोन्स भी करेंगे। तो आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है। मोटा मोटा बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब हम समझते हैं कॉजेज़ के बारे में थोड़ा सा ना, कॉजेज़ के बारे में। तो कॉजेज़ आपके पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी गाउट क्यों होंगे, रीजंस क्या हो सकते हैं, और सेकेंडरी गाउट। प्राइमरी गाउट यानी कोई ना कोई डिफेक्ट कहाँ है, एंजाइम के लेवल पे डिफेक्ट है, कोई एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई या कम हो गई, कुछ एंजाइम्स के आसपास खेलेंगे हम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपसे, हमें क्या करना है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक एसिड क्या बढ़ जाता है, गाउट में बढ़ जाता है। चलो आओ, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, इसका मतलब पहला रीज़न हो सकता है, चलो पहले स्टार्टिंग यहाँ से देखते हैं कि यार आपको ये दो एंजाइम दिख रहे हैं आपको, जब मैंने पढ़ाया था आपको पूरा, है ना, डी नोवो सिंथेसिस, ये आपको दो एंजाइम याद हैं, है ना, बहुत बोला दो एंजाइम इंपॉर्टेंट है। इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई, मान लो एक्टिविटी बढ़ गई। अब ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ गई तो ज़्यादा क्या बनेंगे आपके, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, और ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बने तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा जब टूटेंगे ये। तो समझ में आ रहा है, मैं क्या बोला कि पीआरपी सिंथेटेज और आपका ग्लूटामाइन पीआरपी अमीन ट्रांसफेरेज की एक्टिविटी बढ़ गई, जिस वजह से ज़्यादा क्या बने आपके, ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बने। और जब ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बने तो जब वो टूटेंगे, उनका कैटाबॉलिज्म होगा, जब उनका देखो ना ऐसा पढ़ा रखा है, जब इनका कैटाबॉलिज्म होगा, ये देखो टूटेंगे तो यूरिक एसिड भी ज़्यादा मिलेगा। तो पहले दो पॉइंट्स समझ में हमको आ गए कि प्राइमरी गाउट में जो पहला रीजन हो सकता है, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ पीआरपी सिंथेटेज या फिर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामाइल अमीनो ट्रांसफेरेज, है ना। इन दो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई। इन दोनों एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने से क्या हुआ बताओ, आपके प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की मात्रा बढ़ गई, और जब उनका कैटाबॉलिज्म होगा तो इंक्रीज यूरिक एसिड हमें मिलेगा, ठीक है, यूरिक एसिड मिलेगा। यही तो होता है गाउट, हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। और समझाता हूँ, ये वाला अभी देख लो, HGPRTase डिफिशियंसी। अब ये क्या होता है, देखो यही पढ़ाया मैंने कहाँ पे, सेल्वेज में। चलो सेल्वेज में चलते हैं। ये देखो अब क्या हो रहा है आपका, ये देखो ये प्यूरिन है, सेल्वेज पाथवे क्या बोलता है, इस प्यूरिन को वापस से प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, इसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता। मतलब मेरे पास एक प्यूरिन है, मान लो एडेनिन है, एडेनिन टूटेगा तो क्या बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा, पढ़ रखा है हम लोगों ने कैटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। बट क्या होता है आपका, HGPRTase वगैरह क्या करेंगे आपके, इसको वापस से क्या करेंगे, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में कर देंगे। बट HGPRTase नहीं है, ठीक है। जैसे आपने यार देखा है ना, ये देखो HGPRTase ये वाले एंजाइम नहीं है, तो क्या होगा आपका, ये जो प्यूरिन है ये कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे इसमें, तो ये कहाँ चले जाएंगे, यूरिक एसिड में। कहाँ कैटाबॉलिज्म होगा इनका, यूरिक एसिड में। तो लेश-निहान सिंड्रोम क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास करके आओ। देखो एक लेक्चर के बाद दूसरा लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो पहले लेक्चर की इंपॉर्टेंस होगी, जब भी तो उसका नंबर सेकंड नंबर पर आया, तो वही सब है, ठीक है। तो आप ये 4th लेक्चर आई थिंक होगा इस पूरे चैप्टर का, तो 4th नंबर पे क्यों है, बिकॉज उससे पिछले 3 लेक्चर हमें इंपॉर्टेंस है समझने के लिए, ये वाला लेक्चर, ठीक है। चलो लेश-निहान सिंड्रोम, मैंने क्या बोला आपसे, इसमें क्या होता है, HGPRTase कम होगा तो आपको गाउट भी मिलता है। देखो लिखा है ना गाउट, क्यों, HGPRTase कम तो क्या होगा आपका, ये जो प्यूरिन है इधर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ये चले जाएंगे यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होने। तो हमें समझ में आ गया क्या, HGPRTase डिफिशियंसी में भी। चलो और समझते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफिशियंसी। इसमें क्या होता है, देखो हम जब ग्लाइकोजन, मैंने पढ़ाया था आपको कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट होना है किसमें, ग्लूकोज में, तो कौन सा एंजाइम लगता है, मैंने उल्टा बोला है, हेक्सोकाइनेज मत बोलना यहाँ पे, वो ग्लूकोज से इसमें आने पे था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मैंने बोला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज यानी कौन चाहिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज चाहिए, है ना, फॉस्फेटेज चाहिए, ठीक है। बट हमने देखा था टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में कि ये एंजाइम खराब हो गया, है ना, ये एंजाइम डिफेक्ट हो गया, है ना। याद है वॉन गिरके डिसीज,
बहुत इंपॉर्टेंट है वॉन गिरके डिसीज, ठीक है। तो ये डिफेक्ट हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इधर जा नहीं पाएगा। तो इसके लिए एक और रास्ता होता है, बताया था मैंने, HMP शंट। ये HMP शंट में चला जाएगा और HMP शंट में गया तो देखो, HMP शंट में गया तो आप देखो यहाँ पे बनता है आपका क्या, राइबोज 5 फॉस्फेट। याद है राइबोज 5 फॉस्फेट स्टार्टिंग था डिनोवो में, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, देखो बहुत गर्मी है यहाँ पे। राइबोज 5 फॉस्फेट कहाँ से आया था, ये HMP शंट से आया था। HMP शंट कौन स्टार्ट कराता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तो ग्लूकोज भी बना सकता था, बट इधर क्यों आ गया भाई, क्योंकि वाला एंजाइम खराब हो गया। एक बैलेंस तो होता है बट ज़्यादा क्यों आ रहा है, बिकॉज वॉन गिरके में ये एंजाइम खराब हो गया तो सारा का सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इधर आ गया। तो आपका ज़्यादा राइबोज 5 फॉस्फेट बना, ज़्यादा आपका प्यूरिन बनेगा, फिर ज़्यादा उसका कैटाबॉलिज्म होगा, ज़्यादा उसका यूरिक एसिड बन जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, पता नहीं कैसे पूछूं बट रिकॉर्डेड में यही दिक्कत होती है थोड़ा सा, है ना। चलो अब मैंने क्या बोला, ये वाली ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ग्लूटाथायोन रिडक्टेज, चलो इसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा। नेक्स्ट इधर देखो, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज क्या करेगा आपका, है ना, एक सेकेंड देना मुझे, ठीक है। जैसे कि NADPH है, ठीक है, इसका रिडक्शन कराया, क्या बनाया, NADP, ठीक है। यार कौन आया गेट पे, एक सेकंड को यार। हाँ कहाँ पे थे हम लोग, हाँ NADPH है, उससे बन रहा है NADP। ये कौन करा रहा है, मैंने बोला ग्लूटाथायोन रिडक्टेज करा रहा है। कौन करा रहा है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज करा रहा है। अब मान लो इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, इसकी एक्टिविटी बढ़ गई तो NADP की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना भाई, ये एंजाइम करा रहा था, ये एक्टिविटी बढ़ गई इसकी तो NADP की मात्रा बढ़ जाएगी। और ये रिक्वायर होता है किसके लिए, HMP शंट के लिए, HMP शंट के लिए रिक्वायर्ड होता है ये। तो ज़्यादा HMP शंट होगा तो ज़्यादा राइबोज 5 फॉस्फेट मिलेगा, ज़्यादा राइबोज 5 फॉस्फेट होगा तो ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ज़्यादा प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो जब ऐसा कैटाबॉलिज्म होगा तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है। सारी कहानी वहीं घूम फिर के आ जाती है, ठीक है। चलो तो मैंने आपको क्या बताया, आपको यार प्राइमरी गाउट में कुछ एंजाइम्स की बातें करी हमने, कुछ एंजाइम्स की बातें करी कि एक्टिविटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। चलो अब सेकेंडरी गाउट में क्या है यार, कि किसी कंडीशन की वजह से ना यार, कि मतलब प्यूरिन की मात्रा, जैसे कि सेल टर्नओवर, लाइक कैंसर वगैरह, है ना, लिम्फोमा वगैरह, है ना, इस सभी मैलिग्नेंसी में सेल्स बढ़ गए, सेल्स बढ़ गए तो प्यूरिन का सिंथेसिस बढ़ जाएगा। उस तरीके से आपका यहाँ पे प्यूरिन बढ़ गया तो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, या फिर यूरिक एसिड का सिक्रीशन रुक गया किडनी वगैरह से, है ना, मान लो रीनल फेलियर हो गया, है ना, डायरेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आपका यूरिन जो होता है बढ़ाने के लिए दवाई वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, यानी कि पीएच कम हो गया, एक सेकेंड, पीएच कम हो गया, ब्राइटनेस जो कम हो गई, बैटरी कम हो गई थोड़ी सी, रुको, ठीक है, रिकॉर्डिंग तो बंद नहीं हो जाएगी, चलो करते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे, हाँ लैक्टिक एसिडोसिस, यानी कि क्या हुआ आपका, लैक्टिक एसिड बढ़ गया, ठीक है। लैक्टिक एसिड बढ़ने से पता क्या होता है कि बताऊँ आपको, देखो मान लो ये किडनी है, नेफ्रॉन मतलब किडनी क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ये देखो यार रिकॉर्डिंग ना बंद हो जाए क्योंकि 5% पे ना, मैं 1 मिनट देखो थोड़ा सा, एक सेकंड, ठीक है। चलो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये देखो ये क्या है आपका, एक नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे मान लो ब्लड वेसल है, ये मान लो यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड को हम यहाँ पे सिक्रीट करते हैं और आपका नेफ्रॉन इसको बाहर निकाल देता है। बड़ा होगा ना, 3 प्रोसेस होती हैं। पहला होता है आपका क्या, पहले आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीऑब्जर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है, ठीक है। फिजियोलॉजी में पढ़ते होंगे, उसमें सिक्रीशन वाला पार्ट क्या है, यूरिक एसिड। लेकिन जो अगर आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक और चीज़ आ गई, क्या, लैक्टेट आ गया, है ना, लैक्टेट आ गया। तो लैक्टेट यूरिक एसिड के सिक्रीशन में compete करेगा, नहीं तुम मत जाओ मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ मैं जाऊंगा, तुम मत जाओ मैं जाऊंगा। तो पहले जहाँ पे 4 जा पा रहे थे अब सिर्फ 2 जा पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि लैक्टेट ने compete करना शुरू कर दिया सिक्रीशन में, है ना, सिक्रीशन में compete करना शुरू कर दिया। तो जब भी लैक्टिक एसिडोसिस होगा तो कहीं ना कहीं आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा मिलेगा, बिकॉज क्यों देखो, जब आपका यूरिक एसिड का सिक्रीशन हो रहा था नॉर्मली अच्छी बात है, बट लैक्टेट compete कर रहा है उसके साथ सिक्रीशन में कि तुम मत जाओ मैं जाऊंगा,
तो लैक्टेट चला गया लेकिन यूरिक एसिड ब्लड में रह गया, ठीक है। चलो कुछ समझ ना आया करे बताया करो, देखो ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाए, कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। बट मुझे बताओगे तो सो दैट मैं अच्छा थोड़ा बता पाऊंगा, ठीक है। अभी तो इतने बच्चे नहीं देख रहे, ठीक है, बट आगे चल के कभी भी आप देखोगे, 1 साल 2 साल कभी भी देखोगे, ठीक है, तो मुझे बताओगे, ठीक है। चलो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स ऑफ गाउट, अब चलो बात करते हैं। इसमें पहला आता है अल्कोहलिज्म, बाकी आपके जो फास्ट फूड वगैरह वो भी आते हैं, बट मेन क्या है अल्कोहलिज्म, वही दिक्कत देखते हैं। उसमें होता क्या है अल्कोहलिज्म, मतलब इसका कैटाबॉलिज्म देखो, अल्कोहल हमने पी, इथेनॉल पी, ये कई बार बता चुका हूँ मैं। इथेनॉल पहले कन्वर्ट होगी एसिटाल्डिहाइड में, फिर एसिटिक एसिड में, ठीक है। इस सब में क्या बनता है NADH बनता है, यानी कहीं ना कहीं अल्कोहल जब हम पिएंगे क्रोनिक अल्कोहलिज्म में, कहीं ना कहीं क्या होगा NADH की मात्रा बढ़ जाएगी। और NADH किसके लिए ज़रूरी होता है बताओ, पायरुवेट को कन्वर्ट कराएगा लैक्टेट में, मतलब क्या कंडीशन हो गई, लैक्टेट बढ़ गया बॉडी में। अब बताओ लैक्टेट बढ़ गया तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। और भी एक दिक्कत होती है, मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल को कन्वर्ट कर देता है यूरिक एसिड में, बट ठीक है, मेन तो ये आला था। क्या बताया मैंने आपको कि आपका जो NADH है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, सॉरी NADH है वो कन्वर्ट करा देगा पायरुवेट को लैक्टेट में ज़्यादा, तो लैक्टेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब लैक्टेट बढ़ गया तो मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, अभी लैक्टेट बढ़ गया तो यूरिक एसिड से कम्पीट करेगा सिक्रीशन में, तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ये बातें क्लियर हो गई। अब आते हैं लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, तो यार ब्लड टेस्ट कराएंगे, है ना, तो यूरिक एसिड की मात्रा इस फीमेल में इतना, मेल में इतना, ठीक है। 7 तक मेल में ज़्यादा होगा और 6 से ज़्यादा क्या होगा फीमेल, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और एक्सरे वगैरह कराएंगे तो मुझे क्या मिलेंगे, सोडियम यूरेट क्रिस्टल, है ना। और क्या, अब एस्पिरेशन, वहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसको निकाल के पूरा देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें नेगेटिव ब्रिज फ्रिंजमेंट मिलेगा, मतलब कुछ नीडल शेप, कुछ लिख देता हूँ निडल शेप मिलेगा, क्योंकि हमें क्लियर करना है कि यार फॉल्स गाउट तो नहीं है, कहीं कहीं कैल्शियम पायरोफॉस्फेट तो नहीं है, वो कहीं डिपॉजिट हो रहा हो और हम समझ रहे हो गाउट है गाउट है गाउट है, नहीं नहीं नहीं, वो सोडियम यूरेट क्रिस्टल होगा तो आपको नेगेटिव नेगेटिव बायरिन फ्रिंजेंट मिलेगा और निडल शेप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये क्या होता है यार, एक पोलराइज लाइट के कुछ है, इतना जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है तो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या बोला आपसे, ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट एज सच तो ऐसा नहीं कि आपको इतना सिखा देंगे कि आप किसी का ट्रीटमेंट कर दोगे, बट हाँ बेसिक आइडिया पता रहेगा कि हाँ हो क्या रहा है। तो पहला हम लेंगे एलोप्रिनॉल। एलोप्रिनॉल क्या करेगा, मेरी बात समझो। आपको कैटाबॉलिज्म याद है, ये देखो याद है, हाइपोजेंथिन से जेंथिन, जेंथिन से यूरिक एसिड, ये याद है लास्ट के स्टेप, ठीक है। तो यहाँ वाले स्टेप मैंने यहाँ लिख दिए, कहाँ लिखे, ये लिखे, ये भी जेंथिन ऑक्सीडेज ही कराता है। चलो तो हाइपोजेंथिन से जेंथिन, जेंथिन से यूरिक एसिड। तो मैंने क्या करा, एलोप्रिनॉल दिया। एलोप्रिनॉल बिल्कुल इसके ऐसा दिखने में लगता है, इसके ऐसा बिल्कुल दिखने में लगता है। तो क्या करेगा जेंथिन ऑक्सीडेज, क्या करेगा, मतलब क्या होगा जेंथिन ऑक्सीडेज के साथ, कि जाके एलोप्रिनॉल बाइंड कर जाएगा और ये बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं क्या हो, कॉम्पिटिटिव, याद है यार पढ़ाया था यार, एंजाइम में जाके पढ़ो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन याद है। ये दोनों दिखने में सेम है, हाइपोजेंथिन और एलोप्रिनॉल। तो एलोप्रिनॉल जाके बाइंड कर लेगा और ये जेंथिन बनेगा ही नहीं, तो ये तो हो गया, ये तो पहला काम हो गया एलोप्रिनॉल का। बट मजे की बात पता क्या होती है, जैसे ये बाइंड करेगा, ये एलोप्रिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा एलोजेंथिन में। कौन से एंजाइम से, जेंथिन ऑक्सीडेज से ही। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एलोजेंथिन में। एलोजेंथिन तो और ख़तरनाक है, वो इस एंजाइम को और इनिबिट करे। देखो नेगेटिव कितने सारे लगा दिए, इसलिए बोलते हैं कि सुसाइड इनिबिशन। सुसाइड क्यों बोलते हैं, देखो इस एंजाइम ने एलोजेंथिन बनाया जो इसी को मार रहा है, इसी को इनिबिट कर रहा है, तो वही तो होता है खुद को मार लेना, सुसाइड इनिबिशन, ठीक है। ये सब मैंने वहाँ पढ़ाया है थोड़ा सा, बट यहाँ भी देखो कि यार एलोप्रिनॉल क्यों दिया, जिससे कि वो हाइपोजेंथिन का एकदम स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, तो वो कम्पीट करेगा, तो हाइपोजेंथिन ज़्यादा लग नहीं पाएगा इससे, तो जेंथिन नहीं बनेगा। पहली बात तो ये, तो एलोप्रिनॉल लगेगा और कन्वर्ट किस में होगा, एलोजेंथिन में। एलोजेंथिन तो और ख़तरनाक है, ये इसको और रोकेगा भैया, अब नहीं, ठीक है। तो यूरिक एसिड थोड़ा कम बनेगा। बाकी मैनेजमेंट में NSAID भी दे देंगे, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, ड्रग्स दे देंगे, ठीक है।
लाइक डाइक्लोफिन पेन रिलीफ के लिए दे देंगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको मैंने गाउट पढ़ाया, 20 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है, आराम से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट बोलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यस इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आना भी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये वाले केसेस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, बाकी हम लोग आगे चल के फार्मा वगैरह में, मेडिसिन वगैरह में भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, तो वहाँ पे और अच्छा ट्रीटमेंट वगैरह और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बट बेसिक था, पहली बार आप पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए थैंक यू गाइस, है ना, बाय।